जब हम मुगलिया सल्तनत का नाम सुनते हैं तो ज़हन में फ़ौरन बादशाह, महल और जंगें आती हैं, है ना? लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये तो एक बहुत ही पेचीदा समाजी और सकाफती ताने बाने की दास्तान है। आइए आज ज़रा गहराई में उतर कर देखते हैं कि इस अजीम सल्तनत ने सदियों तक अपने मुआशरे को कैसे बुना। तो कभी सोचा है कि इतनी बड़ी वसी सल्तनत को आखिर कौन सी चीज सदियों तक जोड़े रखती है? जाहिर है सिर्फ फौजी ताकत तो ये काम नहीं कर सकती। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मुगलिया सल्तनत का एक मुख्तसर जायजा लेंगे, फिर उसके मुआशरे की साख्त और सकाफत को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे एक समाजी ताने बाने को बुनते हैं, और आखिर में इसकी जो मिरास आज तक हमारे साथ है उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मुगलिया सल्तनत का एक जायजा, बिल्कुल बुनियाद से। ये टाइमलाइन हमें इस दौर के अहम तरीन हुक्मरानों से मिलवाती है। सफ़र शुरू होता है बाबर से, जो इस सल्तनत के बानी थे। फिर आते हैं अकबर, जिन्होंने सल्तनत को वुसअत दी और इसे मजबूत किया। शाहजहां, जिनका दौर फ़ने तामीर का सुनहरी दौर कहलाता है। और आखिर में औरंगज़ेब, जिनके ज़माने में सल्तनत अपनी बुलंदियों पर भी पहुंची और फिर ज़वाल का सफ़र भी शुरू हुआ। जरा इस सल्तनत के हुजूम का अंदाजा तो लगाइए। अपने उरूज पर यहां 15 करोड़ लोग आबाद थे। 15 करोड़, ये उस वक्त की पूरी दुनिया की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन ये बादशाहों और तारीखों की कहानी से हटकर असल सवाल तो ये है कि इस सल्तनत में रहना कैसा था, आम लोगों की जिंदगी कैसी गुजरती थी, और यही सवाल हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मुआशरे की साख्त, यानी वो ताना बाना, वो बुनियाद जिसने इस सल्तनत को एक साथ जोड़कर रखा था। अच्छा, जब हम यहाँ माशरे की बात कर रहे हैं तो इससे हमारा मतलब क्या है? इससे मुराद समाजी तबकात, लोगों के किरदार और उनके आपसी रिश्तों का वो पूरा ढांचा है जिस पर मुगल दुनिया की इमारत खड़ी थी। समझें कि ये वो बुनियादी धागे थे जिन पर पूरी सल्तनत का कपड़ा बुना गया। ये समाजी अहराम या सोशल पिरामिड इस पूरी तरतीब को बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। देखिए, सबसे ऊपर तो बादशाह और शाही खानदान थे। उनके ठीक नीचे थे मनसबदार, यानी वो अशराफिया जो फौज और इंतजामिया चलाती थी। फिर नंबर आता था जमींदारों का, जो मुकामी सतह पर जमीनों के मालिक थे और टैक्स इकट्ठा करते थे। और इस पूरे अहराम की बुनियाद कौन थे? किसान और कारीगर, जो आबादी की अक्सरियत थे और असल में सुल्तनत का पहिया चलाते थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सकाफत का इजहार। अगर मुआशरा ढांचा था तो सकाफत क्या थी? सकाफत वो रंगीन धागे थे जिन्होंने इस ढांचे में जान डाली, उसे खूबसूरत बनाया। और सकाफत से यहाँ हमारी मुराद है वो मुश्तरका फ़नून, फ़ने तामीर, ज़ुबान और रस्म रिवाज जिन्होंने मिलकर सल्तनत की इक़दार और उसकी शिनाख्त को शक्ल दी। यही वो चीज़ थी जिसने मुग़ल सल्तनत को उसकी एक अलग मुनफरिद पहचान दी। देखें, मुग़ल सकाफत के कई सुतून थे। एक तो था शानदार फ़ने तामीर, जिसकी मिसालें आज भी दुनिया को हैरान करती हैं। फिर थी वो बारीक मिनिएचर पेंटिंग्स, जिनमें छोटी सी तस्वीर में पूरी पूरी कहानियां कैद होती थीं। ज़ुबान व अदब, ख़ास तौर पर फ़ारसी और उर्दू का उरूज भी इसी दौर में हुआ। और हाँ, म्यूज़िक से लेकर खानों तक हर चीज़ में एक ख़ास, एक मुनफरिद जायका था। ये एक जुमला है जो मुग़ल सकाफ़त की रूह को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। फ़ारसी निफासत और हिंदुस्तानी ताकत का एक ऐसा इम्तज़ाज जिसने एक बिल्कुल नई खूबसूरती को जन्म दिया। और सच पूछें तो यही मिलाप इस सकाफ़त की असल पहचान था। चौथा हिस्सा, समाजी ताने बाने की बुनाई। तो अब वक्त है ये देखने का कि माशरे और सकाफत के ये दोनों धागे आपस में कैसे जुड़ते थे, कैसे एक दूसरे में बुने हुए थे। देखें, सबसे अहम नुक्ता यह है, मुआशरे ने सल्तनत को एक ढांचा दिया, एक फ्रेमवर्क, और सकाफत ने उस बेजान ढांचे में जिंदगी और रंग भर दिए। ये दोनों एक दूसरे के बगैर बिल्कुल अधूरे थे। इस स्लाइड में हम दो अहम सकाफती धारों का मवाजना देख सकते हैं। एक तरफ फ़ारसी असरात थे, जैसे दरबारी ज़बान, शायरी और हुकूमत चलाने के तरीके, और दूसरी तरफ थीं गहरी हिंदुस्तानी रवायात, मुकामी रस्म व रवाज, यहाँ के फ़नून के नमूने और इलाकाई ज़बानें। तो ये सकाफती मिलाप, ये जो फ्यूजन था, इसका अमल 3 आसान मराहिल में समझा जा सकता है। पहला, फ़ारसी अनासिर दरबार के साथ यहाँ आए। दूसरा, वो यहाँ की मकामी हिंदुस्तानी रिवायात के साथ घुल मिल गए। और तीसरा, इस मिलाप से एक बिल्कुल नई, एक मुनफरिद मुग़ल सकाफत ने जन्म लिया। और ये बात याद रखने की है कि ये इम्तिजाज सिर्फ आर्ट या फ़न तामीर तक महदूद नहीं था। नहीं, इसने कानून से लेकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी तक हर चीज़ पर अपना असर डाला, जिससे एक बहुत ही पेचीदा और खूबसूरत समाजी ताने बाने की तश्कील हुई। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, पायदार मुग़ल मिरास।
आइए देखते हैं कि इस कदीम ताने बाने के धागे आज की हमारी जदीद दुनिया में कहाँ कहाँ नजर आते हैं। मुगलों की मिरास आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। ताजमहल जैसे तामीराती अजायबात में, बिरयानी और कोरमा जैसे लजीज खानों में, उर्दू ज़बान की सूरत में, और यहाँ तक कि हमारे ज़मीनी और इंतज़ामी निज़ामों में भी, जिनकी जड़ें इसी दौर से जा मिलती हैं। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि मुग़ल दौर एक ऐसा खड्डी, एक ऐसा लूम था जिसने सकाफ़त के अनगिनत धागों को एक साथ बुना, और उससे जो कपड़ा तैयार हुआ उससे हम आज भी देख और महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी मीरास है जो हमारे इर्द गिर्द आज भी जिंदा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में आता है, आज हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में इस तारीखी ताने बाने के धागे कहाँ कहाँ देखते हैं? ये वो सवाल है जो तारीख को किताबों से निकालकर हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ता है।